ये मीडिया वाले जो हैं, इनको मैं मीडिया वाले कहता हूं, बट ये है अडानी वाले, अंबानी वाले। ये उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं बीच में और फिर मुझे कहते हैं, बंद कमरे में मुझे कहते हैं, भैया देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें सैलरी की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं थोड़ा अपना भी काम कर ले भाई, अपना जर्नलिस्ट है, अपना थोड़ा काम कर ले, थोड़ी सी शर्म रखो। मीडिया में देखा है कि किसान भूखा मर रहा है? कभी देखा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पैसा नहीं है? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। मगर आपको अदानी जी, अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, डांस गाना दिखेगा उसमें। ये वीडियो सुना आपने? ये लीडर ऑफ ओपोजिशन है राहुल गांधी। इनको ये तो नहीं पता कि इस देश की मीडिया जातिवादी मीडिया है, लेकिन इनको ये जरूर पता है कि इस देश की मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है और अब मोदी मीडिया है। पहले भी इस देश की मीडिया जब कांग्रेस सत्ता में थी तो दलित पिछड़ों के खिलाफ थी। आज मीडिया जो है वो थोड़ा सा उसने अपना दायरा बढ़ाया है और दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को तो खिलाफ हैं ही, अब वो बीजेपी के जो विपक्ष खिलाफ जो पार्टियां उसके भी खिलाफ है। और राहुल गांधी ने इसीलिए कहा कि कम से कम अपने जमीर का काम तो कर लो। सोचिए, नॉर्वे में एक महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया। प्रधानमंत्री नॉर्वे गए हैं 43 साल बाद। नॉर्वे जो है वो अगर पत्रकारों के इंडेक्स की बात करें तो नंबर 1 है, हम 157 नंबर पर हैं। मैं अभी देख रहा था, एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमें पत्रकारिता के लिस्ट में बांग्लादेश और पाकिस्तान से क्यों नीचे रखा गया, इसका मतलब ये लिस्ट गड़बड़ है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जितनी नॉर्वे की संख्या होगी उतना तो हमारे यहाँ पत्रकार है। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जितनी भारत में टीवी है, अखबार है और पत्रकार है, उसमें एक कॉमन बात है कि उसमें 90% आबादी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसमें दलित नहीं है, पिछड़े नहीं है, किसान नहीं है, आदिवासी नहीं है और अल्पसंख्यक जो हैं वो भी नहीं है। तो ये सोचिए कि इस तरह के खेल चल रहे हैं पत्रकारिता में। मैं रोज लगातार आपको मीडिया अवेयरनेस की बात कह रहा हूँ। किसी देश का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, सरकारें तभी जिम्मेदार होंगी जब टीवी, अखबार, पत्रकार उनसे सवाल पूछेगा। लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है। नहीं है भरोसा तो सुन लीजिए। संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के सांसद, इन्होंने एक तंज किया कि मैडम आप भारत में नहीं रही, नहीं तो अब तक आपके यहाँ इनकम टैक्स ईडी की रेड पड़ जाती। जो नॉर्वे की महिला पत्रकार है उनको बाकायदा यहाँ से धमकी दी जा रही है, लेकिन वो तो शुक्र है कि वो नॉर्वे में है, उनका फ़ोन नंबर जारी किया जा रहा है, उनके घर का एड्रेस बताया जा रहा है। क्या पता कोई अंधभक्त जो है वो वहाँ भी पहुँच जाए। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। वो नॉर्वे है, वहाँ कानून का राज है। क्रांति कुमार ने लिखा है कि गलती से भी अगर आपने उन पर अटैक करने की कोशिश की तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन भारत में पत्रकारों के लिए ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। ये बहुजन समाज के हैं और ये पत्रकारिता करते हैं। गोवा पुलिस इनके घर दिल्ली आ गई, खुद वीडियो सुन लीजिए। गोवा से पुलिस मेरे पास आ गई और मुझको ये वाला गहना पकड़ा कर गई और उन्होंने बोला कि तुम्हें साथ में चलना है हमारे, तुमको बयान देने पड़ेंगे, तुमने हमारे गोवा के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे, कुछ ऐसी बात कही जो कि नहीं कही जानी चाहिए थी। हमारे देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्या औकात है वो अब देख लो। बीजेपी के स्टेट और बीजेपी रूलिंग स्टेट्स किस प्रकार से इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर की आवाज को दबाते हैं, ये आपको ये जीता जाता सबूत हूं मैं। मेरे घर पर पुलिस वाले आए थे 3, 4, 5। तो सुना आपने, मैं बार बार कह रहा हूं इस देश में दलित पिछड़ों के लिए पत्रकारिता करना भी कितना मुश्किल है। मैं तो जो झेल रहा हूं वो सब देश जान रहा है। लेकिन सोचिए तमाम बहुजन समाज के पत्रकारों को क्या क्या झेलना पड़ता है। मतलब गोवा के मुख्यमंत्री इनसे नाराज हैं और गोवा की पुलिस दिल्ली आती है नोटिस सर्व करने। इनको कहती है कि आप गोवा चलिए। इन्होंने अपनी पूरी बात सोशल मीडिया पर रखी है, तो पूरे देश को ये खबरें जाननी चाहिए। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का जो भी थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन है वो सोशल मीडिया की वजह से उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है, लगातार दबाया जा रहा है। देश में जब से बीजेपी आई है तब से पहला जो निशाना बनाया गया पत्रकारों में वो प्रशांत कनौजिया थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से डिग्री ली थी उन्होंने इंग्लिश जर्नलिज्म में। वो बेरोजगार कॉकरोच भी नहीं थे, बिना डिग्री वाले भी नहीं थे। एक उनके ट्वीट पर उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने राजनीति का रास्ता अपनाया, पत्रकारिता छोड़ दी। एक यूपी के पत्रकार जो ओबीसी समाज से थे, नमक रोटी की खबर दिखाई थी और उन पर एफआईआर कर दिया गया था, वो दुनिया में नहीं है। मैं ये उदाहरण बार बार आपको इसलिए दे रहा हूं कि सबसे पहले निशाना दलित पिछड़े बनते हैं। इस देश में जनरल कैटेगरी के पत्रकारों की इतनी ताकत होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उनकी इतनी पहुंच है कि वो कम से कम सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो वो भी नहीं कर सकते हैं ना, जब हमारा समाज ही चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पदों पर नहीं है।
मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, मीडिया में भी नहीं है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं है, कॉरपोरेट में भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कभी तो हालात बदलेंगे। आखिर सवाल है कि जातिवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तभी इस देश को और बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन खबरें जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के पत्रकारों के साथ खड़े होइए, उनके चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ये भी एक तरीका है उनको कंपनसेट करने का। दूसरी आज बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूँ, ये सोचिए इकरा हुसैन है। सिर्फ पत्रकारों की बात नहीं, आप सांसद भी बन जाएंगे, दलित पिछड़े हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है सो समझिए। इकरा हुसैन है, अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, सांसद हैं। कहा जा रहा है कि इनको एसडीएम साहब ने 10 मिनट तक थाने में ही बैठा लिया। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं बताता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेशनल दस्तक वो प्लेटफॉर्म है जो सत्ता से सवाल पूछता है। आज सोचिए फिर से कीमत पेट्रोल की बढ़ गई, आपको किसी अखबार टीवी ने बताया? नहीं बताया और न बताएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि लगातार राहुल गांधी ने कहा है कि एक बड़ी आफत आने वाली है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि गरीबी के गर्त में हम फिर से समा जाएंगे। सवाल है कि इसकी वजह क्या है? वजह है हिंदू मुस्लिम। लगातार सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं। जातिवाद तो यहाँ 1000 सालों से चल रहा है। जातिवाद तो हमारे सिस्टम में भरा हुआ है, नस नस में भरा हुआ है। इस देश में जातिवाद के साथ साथ अब नया जो पिछले 10-12 सालों में जो सांप्रदायिकता ने एकदम हवा दे दी है। पहले सांप्रदायिकता पहले भी था, लेकिन उसको इतनी प्रोटेक्शन नहीं थी, हवा नहीं दी जाती थी। अब हिंदू मुस्लिम जो है वो जातिवाद से ज़्यादा आक्रामक है, ज़्यादा भयानक तरीके से लागू किया जा रहा है, और उसका नतीजा है कि देश का विकास ठप हो रहा है, रोजगार ठप हो रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, और कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही। भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। इस देश में अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले जब सरकारें थी इस देश में तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो संज्ञान लेता था, पत्रकार खबर करते थे, स्टोरी करते थे। इस देश में पत्रकारिता फिर होगी, लेकिन शर्त यह है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से होगा, तभी पत्रकारिता होगी, तभी खबरें चलाई जाएंगी। जब तक आरएसएस बीजेपी की सरकार है खबरें नहीं चलाई जाएंगी। आपने देखा कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? ये जो पेपर लीक है इसमें कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? ये तस्वीर देखिए, डीजल की लाइन लगी है और पेट्रोल की। इस पर कोई बहस होगी? आज पता है क्या बहस हो रही है टीवी अखबार पर? पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कुत्तों पर बहस हो रही है। कुत्तों पर, वो भी अच्छा मुद्दा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। स्ट्रीट डॉग को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन पेट्रोल डीजल, लगातार मीडिया की कोशिश होती है कि सरकार जिस मामले पर फंस रही है उससे डाइवर्ट किया जाए मामले को, और ये जानबूझकर किया जाता है। समझिए आप, मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। देश में लगातार एजुकेशन, सोचिए राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि 10+2 में जानबूझकर छात्रों को फेल किया जा रहा है ताकि एक बड़ी फौज जो है वो स्कूल कॉलेज तक न पहुंचे। अब तो जो बाबा लोग हैं, जो कथावाचक हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं। ये बाबा ने हाल ही में कहा है कि सरकार पढ़ाई, पेपर लीक इसलिए होता है कि आप पढ़े नहीं, पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, पता नहीं कहां से सद्बुद्धि आ गई इन लोगों की। और बाबाओं का बोलबाला, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। सोचिए, बाबा है ये, ओम सुधा ने लिखा है कि ये देश बाबा प्रधान है। बाबा, ये इनको बाकायदा सजा हुई है, जेल में भी रहे, इनके साथ साथ कूलर चल रहा है। तो इस देश को अगर बेहतर मुल्क बनाना है तो आपको पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई पर बात करनी पड़ेगी, महंगाई पर बात करनी पड़ेगी, रोजगार पर बात करनी पड़ेगी। सोचिए, रेप के आरोपी को जमानत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरोपी है, जमानत मिला है तो उसको हो सकता है वो निर्दोष भी हो, लेकिन उसको फूल माला पहनाया जा रहा है क्योंकि वो एक धर्म विशेष के संगठन से है, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन से है। उसको फूल, अरे उसको केस लड़ रहा है, केस लड़ने दीजिए, फैसला आ जाएगा तब जश्न मना लीजिएगा। रेप के आरोपियों पर इस तरह से फूलों की बारिश हो रही है। सब तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन टीवी अखबार में इसके लिए जगह नहीं है। और प्रधानमंत्री पर तो लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब तो कम से कम नॉर्वे नहीं जाएंगे। नॉर्वे, नीदरलैंड, यूरोप के देशों में मीडिया को लेकर बहुत खुलापन है, मीडिया का इंडेक्स है। वहाँ प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग अकाउंटेबल होते हैं। वहाँ फोटो खिंचाने के लिए मंत्री साइकिल से नहीं चलते हैं। नीदरलैंड में तो बाकायदा लोग साइकिल से ही चलते हैं, पॉल्यूशन को लेकर इतनी जागरूकता है। अभी भारत में क्या चल रहा है?
प्रियंका भारती ने ट्वीट किया, बिहार में मंत्री लोग ट्रेन में बैठ रहे हैं और ट्रेन से उनकी गाड़ी का काफिला पहले उस शहर में पहुंच जाता है जिस शहर में उनको जाना है, तो डीजल तो उतना ही जला, फिर क्यों ट्रेन का पैसा और आपने ट्रेन का टिकट ले लिया। फोटो शूट चल रहा है, हेमा मालिनी जो है जहाज से आती हैं और अपने लोकसभा क्षेत्र में फोटो शूट कराती हैं। अब बताइए हेमा मालिनी चलेंगी बैटरी रिक्शा से, ऑटो से? चलना भी नहीं चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि भैया तेल क्यों महंगा है, गैस क्यों महंगा हो रहा है, आप रूस से ईरान से तेल क्यों नहीं ले रहे हैं? चीख चीख कर ईरान कह रहा है कि भारत को तो हम तेल देना चाहते हैं, वो हमसे ले नहीं रहे, क्यों? अमेरिकी दबाव में है। रूस कह रहा है कि हम तेल देना चाह रहे हैं, वो लेना नहीं चाह रहे हैं, क्या वो अमेरिकी दबाव में? ये सारे सवाल हैं जो पूछा जा रहा है। तो महंगाई बढ़ता जा रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो खाने पीने की सामान महंगे होंगे, आमदनी बढ़ नहीं रही है। हम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, कहीं से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, खाने पीने का सामान महंगा है। सरकार से सवाल, एक खुरपेंच है एक्स हैंडल, उसने सवाल पूछ दिया FSSAI से तो उस पर FIR, तो FIR सबसे बड़ा हथियार बन गया है किसी को चुप कराने का। सोचिए, तो देश में फिलहाल FIR का खेल चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।